हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपने चैनल पे अभी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने रिसेंटली सॉल्यूशन चैप्टर की पीवाईक्यूज करवाए हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हुए, ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसकी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? When a certain conductivity cell was filled with 0.05 molarity KCl solution, it has a resistance of 100 ohm at 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए, सबसे पहले इसने क्या बोला है, एक सेल है, कंडक्टिविटी सेल है। ठीक है, और उसको उसमें केसीएल सोल्यूशन फिल कर दिया है। ठीक है, तो वो कितना रेजिस्टेंस दिखा रहा है? 100 ओम। और ठीक है, और पर्टिकुलर टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। आप सभी को पता होगा कि देखिए, वैसे केमिस्ट्री में ना टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दिया तो कंडीशन सारी चेंज हो जाती हैं। इसीलिए स्पेसिफिकली आप देखेंगे सोल्यूशन चैप्टर में भी आपने देखा होगा कि कोई भी हम जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर था, तो यहाँ पर भी आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही कोई भी चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद क्या है? when the same cell, वही सेल है, ठीक है, was filled with 0.02 molarity silver nitrate solution। ठीक है, the resistance was 90 ohm। देखो, जब केसीएल सॉल्यूशन था तो उसका रेजिस्टेंस कितना था? 100 ओम। ठीक है, और इस बार जो रेजिस्टेंस आया वो है 90 ओम। ठीक, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब आपको कंडक्टिविटी बतानी है, मोलर कंडक्टिविटी बतानी है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की। ठीक है, जबकि कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल कितनी दी हुई है? 1.35 इंटू 10⁻⁻², 5 ओम पर सेंटीमीटर। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि देखिए, सेम सेल है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, क्योंकि देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है ना वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पर। ठीक है, लेंथ और एरिया पे। ठीक है, सेल के, तो दोनों में सेल जो है वो दोनों में क्या है, सेल सेम है, तो लेंथ और एरिया तो सेम रहेगा। रेजिस्टिविटी अलग हो जाती है। रेजिस्टिविटी एक्चुअली नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो रेजिस्टेंस है वो जो भी हम मतलब सॉल्यूशन हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड, मतलब उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस अलग है और इसका रेजिस्टेंस आपका अलग आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसे कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू में कंडक्टेंस मल्टीप्लाई में सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट जिसे हम जी स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कंडक्टिविटी की वैल्यू केसीएल की दी हुई थी 1.35 10⁻⁻²। ठीक है, इसके बाद कंडक्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? 1/r। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हमें समझना पड़ता है कि देखिए, कंडक्टेंस जब नहीं दिया हुआ तो हमें इसके मतलब इसके बदले में हमें क्या दिया हुआ है, तो ये चीजें ना हमें कनेक्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस नहीं दी थी तो रेजिस्टेंस दिया था, तो इनडायरेक्टली हम कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, और नहीं भी निकाल सकते तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला रख दिया हमने। ठीक है, अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है? 100, और सेल कांस्टेंट यहाँ से निकालेंगे। ठीक, तो ये 100 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, हमारा जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 1.35 पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि जो हमने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन सेम सेल में फिल करा था तो सेल कांस्टेंट जो है ना वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी अगर हम निकालेंगे सिल्वर नाइट्रेट की, सेम वही फॉर्मूला होगा, 1/में रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का 90 ओम दिया था, सेल कांस्टेंट हमने यहाँ से निकाल दिया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेसिमल हटा के हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो कंडक्टिविटी है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन की वो हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसका जो सेकंड पार्ट था कि मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, वो भी हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम डिनोट करते हैं एम लगाकर, और कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। यहाँ पर
एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन, ठीक है, या फिर डायरेक्टली 1000, क्योंकि कंसंट्रेशन हमें ज्यादातर मोलारिटी के फॉर्म में दी जाती है, तो इसको भी आप मान सकते हैं, ठीक है, या तो ये या फिर ये। तो सिंपल सा है, देखिए क्या नाम है, वॉल्यूम की वैल्यू रख दीजिए और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो रख देते हैं, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी थी उसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास, वो आई थी हमारी 1.5 10 की पावर -2, ठीक है, और वॉल्यूम 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन। हमारे पास जो कंसंट्रेशन है सिल्वर नाइट्रेट की, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का निकालना है ना हमें, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इतनी है, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और 80 से 80, ये 10 की पावर जो 2 है, और यहाँ पे 10 की पावर क्या है, देखो 15 अपॉन में 2, 10 की पावर -2, 10 की पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, हमारा जो इसमें आंसर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 7.5 इंटू 10 की पावर 2 ओम पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझना था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या था, कंडक्टिविटी निकाल ली थी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की, और फिर हमने क्या निकाली थी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। देखिए मेरा सजेशन ये रहता है स्टूडेंट्स को, सबसे पहले जो चीजें दी होती है ना, पहले उसको मैं स्पेसिफिकली लिख लिया करो, और इसके बाद में क्या होता है, जो चीज कैलकुलेट करनी है उसको डायरेक्टली अटैच किया करो, कि हाँ भैया हमें क्या दिया हुआ है और किस तरीके से हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर हमारा खत्म हो जाता है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, ए ऑप्शन है साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और बी ऑप्शन है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सी ऑप्शन है पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, डी ऑप्शन है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, ठीक है। देखो वैसे तो आप याद कर सकते हो इसे डायरेक्टली, ठीक है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन तीनों की यूनिट्स आप याद कर सकते हो, बट क्या होता है कि एग्जाम टाइम में ना हम भूल जाते हैं, तो वो अगर आपको याद ना आए ना, तो आपको ना फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, कि फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है, यह है हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिंपल कंडक्टिविटी, और इनटू में वॉल्यूम। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, देखो इसकी यूनिट तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है, साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है ना, ये सिंपल वॉल्यूम नहीं है, देखो नॉर्मली अगर हम वॉल्यूम ले तो क्यूबिक सेंटीमीटर में हम लिखते हैं, ठीक है, या ml में, या 1 लीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसलिए हमने वॉल्यूम जो है क्यूबिक सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है, ये वो वॉल्यूम है कि जो हमारा जो 1 मोल जो हमारा मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, उस मतलब 1 मोल जो है वो कितने वॉल्यूम में आ रहा है, ये वो वाला वॉल्यूम है। तो इसलिए ये नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है, नॉर्मल वॉल्यूम होता तो हम सिर्फ क्यूबिक सेंटीमीटर लिख देते, लेकिन ये वो वॉल्यूम है कि जो हमारा 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना वॉल्यूम बना रहा है, ठीक है। तो 1 मोल इसीलिए क्या नाम है, इस वॉल्यूम को जब अगर हम देखेंगे तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में नहीं, क्यूबिक सेंटीमीटर अपॉन में पर मोल, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अभी मोल्स को ऊपर लेकर जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या टिक हो जाएगा, बी, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, तो आपको सिंपली फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले से आप ना किसी भी मतलब किसी भी प्रॉपर्टी की आप ना यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी एंड हाउ डज इट वेरी विद कंसंट्रेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, ठीक है, और इसके बाद आपको ये बताना है कि जैसे जैसे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंजेस करते हैं, चाहे हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, और वो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो किस तरीके से हमारी जो है वो वेरी करती है कंसंट्रेशन के साथ। मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर ना कंडक्टेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है, क्योंकि पहले उसे समझना ज्यादा जरूरी है, इसके बाद फिर हम मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन को हम अच्छे से बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है।
और एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे यहाँ पर। देखिए जो डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन में एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस एक एक वर्ड का अपना मीनिंग होता है। अगर आपने एक भी वर्ड वहां से हटा दिया होता है ना, तो वो डेफिनेशन ना गलत हो जाती है। तो डेफिनेशन को मतलब एज इट इज हमें लर्न करना होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब जो डेफिनेशन होती है ना, उसके एक एक वर्ड को हम समझें और डिकोड करें और उसे वैसे ही याद करें, ठीक है। तो पहले मैं कंडक्टेंस बताती हूँ, कंडक्टेंस क्या होती है। पहले मैं एक पर्टिकुलर कंडक्टोमेट्रिक सेल बना रही हूँ, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और जोड़ दिया गया, ठीक है। इस सेल की पर्टिकुलर लेंथ जो है, मान के चलते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान के चलते हैं इसका 4 सेंटीमीटर। देखो, लेंथ मतलब क्या, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस, ये हमारी लेंथ हो जाती है। और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान के चलते हैं जो भी हमने सोल्यूशन इसमें या जो इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल करा है उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मान के चलते हैं हम, ठीक है। 1 साइमंस पर सेंटीमीटर मान के चल रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लो, मतलब ये। तो अगर आप इसकी कंडक्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी कंडक्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, एरिया क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और लेंथ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2। यानी कि जो है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस सेल को मतलब मैं क्या कर रही हूँ, सेम इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ, ठीक। सेम टेम्परेचर पे ले रही हूँ, सेम कंसंट्रेशन के साथ, तो मेरी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर एंड डाइल्यूशन पे डिपेंड करती है। डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन पे, इनडायरेक्टली कहूँ तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए मैंने क्या बताया कि मैंने सॉल्यूशन भी सेम फिल करा है, टेम्परेचर भी सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन मैं इस सेल की डायमेंशन चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सेम इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहां पर फिल कर दिया है, ठीक है। लेकिन इस बार यहाँ पर जो लेंथ है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस कंडक्टेंस निकालू तो क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक सॉरी एरिया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितनी है मेरी, 1, और एरिया मेरा कितना है हमारा, 2, और लेंथ कितनी है, 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1, 0.5 साइन। ये हमारी न्यू कंडक्टेंस है, ठीक है। तो न्यू कंडक्टेंस आई है, ठीक। तो आपने देखा, मैंने सॉल्यूशन सेम लिया था, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सेम ली थी, लेकिन मुझे कंडक्टेंस जो है वो अलग अलग मिली है। अब एक चीज और ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस सेल में जो मैंने सॉल्यूशन फिल करा है उसका मैं अगर वॉल्यूम निकाल के देखूं तो वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, ठीक है। एरिया हमारा कितना है, 2, और लेंथ कितनी है यहाँ पर, 4, कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं इस सेल के लिए वॉल्यूम निकाल कर देखूं तो कितना आएगा, A into L, A 4 और 2, कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आपने देखा कि मेरा जो सॉल्यूशन है सेम कंसंट्रेशन का, सेम मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, सेम वॉल्यूम का, वॉल्यूम मेरा क्या है, सेम है सॉल्यूशन का, ठीक है। मैंने एक सॉल्यूशन लेना है जिसका वॉल्यूम है 9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और मुझे इसकी कंडक्टेंस मेजर करनी है। तो स्पेसिफिक देखो, हर बारी में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मैं सेम लेकर चलूंगी, ठीक है, और टेम्परेचर सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम है। तो कंडक्टेंस जो मेरी डिपेंड करेगी वो किस पर डिपेंड करेगी, डायमेंशन ऑफ सेल, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो मैं इस वॉल्यूम की वैल्यू देखो, क्या क्या तरीके हैं मेरे पास। अगर मैं एरिया को कितना रखूं, 9 रखूं, लेंथ को कितना रखूं, 1, तो भी मुझे ये वॉल्यूम मिलेगा। समझ रहे हो, मतलब ये मैं सेल की डायमेंशन बता रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने एरिया को 3 रख दिया, लेंथ को भी 3 रख दिया, तो भी मुझे क्या मिलेगा, 9।
तीसरी डायमेंशन क्या हो सकती है कि मैं एरिया को 1 ले लूं और लेंथ को कितना ले लूं 9। ठीक है, तो यहाँ पर 9 आएगा, लेकिन इसके लिए कंडक्टेंस अलग आएगी, इसके लिए कंडक्टेंस अलग आएगी, इसके लिए कंडक्टेंस मेरी अलग आएगी। यानी कि आपकी जितनी भी बार डायमेंशन चेंज हो जाएंगी सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सेम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन भी सेम है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन क्योंकि सेल की ज्योमेट्री अलग अलग हो गई है, तो इस वजह से आपको जो कंडक्टेंस है वो क्या नाम है, उसकी जो वैल्यूज है वो आपको डिफरेंट मिलेंगी। ठीक, तो अब ये जो प्रॉब्लम, मतलब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे ही हमारा हमारा जो है मोलर कंडक्टेंस के साथ होता है। देखो मोलर कंडक्टेंस में भी तो हम एक पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसकी हम कंडक्टेंस निकालते हैं, तो वो जो हम पर्टिकुलर वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसके लिए तो बहुत, ये तो मैंने अभी 3 बताई है, हो सकता है कोई ऐसी वैल्यू हो जिसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो डायमेंशन की। ठीक है, तो बहुत सारी हमारी, आपको नहीं लगता कि कंडक्टेंस की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए? ठीक है, सेम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होते हुए भी, तो ऐसा तो फिर बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें मतलब उस जैसे उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए इस मतलब डेफिनेशन में क्या कर दिया गया है, ज्योमेट्री को फिक्स कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि जो हमारी कंडक्टेंस है वो डिफर कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योमेट्री। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी में जो ज्योमेट्री ली गई है सेल की वो कर दी गई है फिक्स। ठीक है, तो ज्योमेट्री फिक्स कर दी गई है, या तो ये देख लेते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहले तो ध्यान से सुन लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी है क्या। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की, वो सॉल्यूशन की कुछ अपनी कंसंट्रेशन है, ठीक है, इज द कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही है, ठीक है, लेकिन कौन से वॉल्यूम की, जैसा मैंने बोला ना, ये तो ये इस पर्टिकुलर वॉल्यूम की अगर आपने कंडक्टेंस निकाली, सिंपल कंडक्टेंस, लेकिन अगर मेरे पास ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल इस वॉल्यूम में आ जाता है, यानी कि मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसका मैं 1 मोल ले रही हूँ, और 1 मोल का जो वॉल्यूम आ रहा है वो निकलकर मेरा इतना आ रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इसकी कंडक्टेंस मेजर करूंगी तो वो मेरी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस। ठीक, अब मैंने बताया, मान के यही मान के चलते हैं ना कि 1 मोल में हमारा इतना वॉल्यूम आ रहा था। अब इसकी वही इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो गई, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो क्या बताया गया है कि केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, मतलब ये कि मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट जिसका जो 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो इतना निकल कर आया है, उसको आप क्या कर रहे हो, एक सेल में जो फिल कर रहे हो, उस सेल के जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो तो ए रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना रहेगा, यूनिट लेंथ। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सेल ले रहे हैं, इसमें आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया जिसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री फिक्स करी गई है, मतलब क्या बताया गया है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 1 यूनिट मतलब 1 मीटर भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपको फिक्स रखना है, एरिया चाहे कुछ भी हो, आपको डिस्टेंस कितना रखना है, 1। यानी कि इन तीनों में से कौन सी ज्योमेट्री दी गई है जिसमें हमारी लेंथ क्या है, 1। तो यानी कि इस ज्योमेट्री के बारे में वो बात कर रहा है कि हमारी जो लेंथ है वो यूनिट रहेगी। अब देखो इन तीनों प्रॉब्लम में से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, मतलब कंडक्टेंस की वैल्यू अलग अलग आ रही थी, तो हमने इस ज्योमेट्री को फिक्स कर दिया है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। तो हमारी जो इसके रिगार्डिंग जो कंडक्टेंस आएगी ना वही हमारी मोलर कंडक्टिविटी होगी। ठीक, तो हमारी यूनिट लेंथ हो गई ये, और एरिया हमारा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वाली ज्योमेट्री को ध्यान में रखकर हम कंडक्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो वॉल्यूम है वो 1 मोल का है, तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे फॉर्मूला होता है वो, उसमें आप देखिए लेंथ को कितना कितना रख दिया है, 1, और एरिया को कितना रख दिया, एरिया जो भी आएगा हमारा। ठीक है, ये अब अगर मैं एक बात बताऊं, देखो ए इंटू एल, तो ये, तो आपको नहीं लगता कि हमारा जो एरिया है वही हमारा वॉल्यूम बन जाएगा, मतलब जो एरिया की वैल्यू आएगी वही हमारी वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या मैं इस एरिया को हटाकर मैं भी रख सकती हूँ, जी बिल्कुल रख सकती हूँ, और ये कंडक्टेंस क्या बन जाएगी फिर हमारी, मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ध्यान रहेगा कि ये वॉल्यूम जो है वो किसका है, 1 मोल का।
ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो 1 मोल का जो वॉल्यूम है ये पहले कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज इतनी समझ में आई। अब आपको समझ में आया कि मैंने जो है कंडक्टेंस को क्यों मतलब अलग पहले एक्सप्लेन करा था, ताकि आपको मैं ये समझा सकूं कि ज्योमेट्री अलग अलग आने से हमारे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मतलब ये डेफिनेशन एकदम बिल्कुल सही डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। तो उसमें एक एक वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है कि ये ऐसा क्यों बोला गया है, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। हमने इस ज्योमेट्री को डिफाइन कर दिया है और इसको ध्यान में रखकर हमने जो है कंडक्टेंस मेजर कर लेनी है, वो हमारी मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसको पहले लिखते हैं, 1 मोल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। इस वर्डिंग का मतलब, ये जो यहाँ पे 0.5 मोलैरिटी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑक्यूपाइज ऑक्यूपाई कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 1000 ml। यही तो बात होती है ना। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा अगर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है 1000 ml, तो उसमें कितने मोल्स आ रहे हैं, 0.5 मोल्स। या मैंने इसको उल्टा कर दिया कि हमारे 0.5 मोल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 1000। तो मुझे तो 1 मोल का वॉल्यूम चाहिए ना, तो 1 मोल विल ऑक्यूपाई, क्या होगा, ये नंबर ऊपर और ये नंबर नीचे, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो अगर मतलब ये जो वॉल्यूम मेरा आया है 1 मोल जो है, ये जो वॉल्यूम आया है ये क्या है, इट इज नथिंग बट 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन मुझे गिवन है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, इस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल को आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम की जगह। तो यहां से ये आपका फॉर्मूला डिराइव होता है और इसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट वैसे तो ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी अगर आपको देखना हो तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डिफाइन होती है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको डेफिनेशन, अब देखो ये ना आपको रटने की जरूरत नहीं है, अब आपको एज इट इज याद हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी किसकी कंडक्टिविटी है, मतलब है तो वॉल्यूम की ही, कौन से वॉल्यूम की, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल आ रहा है, ठीक है। 1 मोल का जो वॉल्यूम है उसकी हम कंडक्टेंस निकाल रहे हैं। बस हमने क्या कर दिया, ज्योमेट्री को फिक्स कर दिया है। ज्योमेट्री फिक्स करने का मतलब क्या है, यहाँ पर लेंथ को हमने यूनिट ले लिया है, ठीक है। यूनिट लेंथ ले लिया है हमने, और वो लेंथ क्या है, मतलब वो लेंथ मतलब किसी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ, ठीक है, बीच का डिस्टेंस, ठीक है। उसको आपने 1 यूनिट रख दिया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया को हम क्या रख सकते हैं, अगर मतलब आपको याद ना भी आ रहा हो तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। लेंथ हमारा 1 हो गया, तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। तो हमने ये लिख दिया। तो क्या नाम है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और वॉल्यूम। तो बेसिकली क्या है, मोलर कंडक्टिविटी हमारी क्या है, जो 1 मोल का जो वॉल्यूम है उसकी कंडक्टेंस है। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको अगर पता लग जाए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब क्या है कि 1 ml यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जितनी भी कंडक्टेंस है वो, और मल्टीप्लाई में हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये मैंने बता दिया आपको कि 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो इनडायरेक्टली आपको इस तरीके से मतलब देखने को मिलेगा, आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे कि ये किस तरीके से वेरी करती है विद कंसंट्रेशन। तो थोड़ा सा आइडिया आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि कंसंट्रेशन के साथ इसका वेरिएशन क्या रहने वाला है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बन रहा है, तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि हमारी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा कम होगी, यानी कि हम जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे हम सोल्यूशन को, तो उतनी ही मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी, सॉरी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मतलब कंसंट्रेशन का अगर हम रिलेशन देखें देखें तो इससे पहले अभी हमने जो रिलेशन देखा था मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का, वो ये था। तो अभी आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा हमारी कंसंट्रेशन होगी, मतलब कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा हाई होगी इलेक्ट्रोलाइट की, उतनी ही मोलर कंडक्टिविटी हमारी कम होती जाएगी। या फिर मैं इसे ऐसे कह सकती हूँ दूसरी भाषा में कि मतलब हमारी जो कंसंट्रेशन है मतलब जितनी कम होती जाएगी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। मतलब
जितना ज्यादा हम डाइल्यूट करते जाएंगे किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब ये अब ये बढ़ती क्यों है, देखो हम दूसरे रिलेशनशिप से देखते हैं, ये वाला मतलब यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। एक रीजन बता देती हूँ मैं। देखो यहाँ पर जो इस देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप डाइल्यूशन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम तो हमारे नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, और जब नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो उनकी कंडक्टेंस भी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब जो हमने 1 क्यूब ले रखा था, है ना, उसकी अगर हम कंडक्टेंस क्या कर देंगे, मतलब हमने देखा कि जो 1 यूनिट वॉल्यूम में जो हमारा कंडक्टेंस है वो कम हो रही है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। लेकिन आपने देखा कि जो वॉल्यूम है, ये 1 मोल का वॉल्यूम है। ठीक है, ये वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू दिस। तो ये वैल्यू डिक्रीज तो होती है, लेकिन ये कम होती है, और हमारा वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हमारे डाइल्यूशन के साथ, यानी कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे या कंसंट्रेशन हम कम करते जाएंगे, तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ ही लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने लिया था, मान लो हमने पहले 0.5 मोलैरिटी का हमने मतलब सॉल्यूशन फिल करा था। ठीक है, तो इसमें जो हमारे 1 मोल में जो हमारा जो वॉल्यूम बन रहा था वो कितना बन रहा था, 1 मोल का जो वॉल्यूम आएगा कितना आएगा, 1000 अपॉन में 0.5। ठीक है, कितना हो गया, अगर से डेसिमल हटाएंगे। ठीक है, 2000 ml। ठीक, अब मैं न्यू कंसंट्रेशन, मतलब अब मैंने डाइल्यूट कर दिया है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है अब वो ये हो गई है। तो अब न्यू 1 मोल का वॉल्यूम कितना आएगा, 1000 20 सॉरी अपॉन में 0.05, इसका डेसिमल हटाएंगे 100, और कितना हो जाएगा, 20,000 ml। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, हालांकि ऐसा इतना ज्यादा नहीं लेते हम। ठीक है, तो ये देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो वॉल्यूम कितना ज्यादा हो गया है, तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेशन को देखकर हम लिख सकते हैं। तो हम अगर इसे डेफिनेशन, देखो मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेशन तो हो गई, अब इसका वेरिएशन बता देते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन अ प्लॉट ऑफ molar conductivity against the square root of concentration for strong and weak electrolyte, the value of limiting molar conductivity of a weak electrolyte cannot be obtained graphically। मीन्स हमने ना ग्राफ प्लॉट करा है किसके बीच में, मोलर कंडक्टिविटी के बीच में और किसके बीच में, कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के बीच में। ठीक है, और किसके लिए, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो मतलब पानी में जाकर कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो होते हैं वो आयनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, या डिसोशिएट हो जाते हैं जिसे मैं कहूँ। ठीक है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो मतलब उनका जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन ग्राफिकली। तो ये क्या बोल रहा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सॉरी द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इसका मीनिंग ये है कि जब हमने सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा क्या कर लिया है, डाइल्यूट कर दिया है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट, मतलब कि हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो जब हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है, तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, हम उसे ग्राफिकली, वैसे तो हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया है, लेकिन हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की है वो हमें ग्राफिकली नहीं मिल सकती। ठीक है, तो क्या कोई और तरीका है, सजेस्ट अ वे टू ऑब्टेन दिस वैल्यू। तो मतलब हमें मतलब बताना है कि इस वैल्यू की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, इसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑल्सो स्टेट द रिलेटेड लॉ ऑफ इफ एनी, अगर इससे रिलेटेड कोई लॉ है तो वो आप बताएंगे। ठीक है,
हमने ना ग्राफ प्लॉट कर लिया है मोलर कंडक्टिविटी के बीच में और जो कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट है उसके बीच में, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से एक स्लोप टाइप का आएगा और इसका जो ग्राफ है थोड़ा सा कर्व्ड शेप में आ रहा है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई है, यानी कि डाइल्यूशन कम, मतलब डाइल्यूशन अभी नहीं हुआ है, कंसंट्रेशन बहुत हाई है। तो अब यहाँ पर अगर वैल्यू देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी की, ये थोड़ी सी कम है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को कम करते जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब कि हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं। ध्यान रखना, कंसंट्रेशन कम करना है मतलब कैसे, डाइल्यूशन हम बढ़ाते जा रहे हैं, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो बढ़ रही है। अब इसे समझ लेते हैं क्यों बढ़ रही है। देखो, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब ये वाटर में जाता है तो डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता क्योंकि ये वीक है। तो अब जैसे कि अगर इसके 10 मोल्स हैं तो 10 के 10 मोल्स आपको ये आयंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर हम इसे डाइल्यूट करते हैं तो मतलब मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जब हम डाइल्यूट करते हैं तो ये जो मतलब ये जो डिसोसिएशन है ना आयंस का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब ये कि नंबर ऑफ आयंस हमारे पास ज़्यादा आने लग जाते हैं डाइल्यूशन करने पे, यानी कि डिसोसिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आप और जितना ज़्यादा डाइल्यूट करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा और डिसोसिएशन बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ना जैसे ये 10 थे तो ये लगभग ये ना 3 और 3 बने, ठीक है। लेकिन अब आपने डाइल्यूट कर दिया तो अब ये जो 10 मोल्स हैं इनका क्या हुआ, ये जो आयंस बने वो 3 की जगह मान लो 8 और 8 बने, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। नंबर ऑफ आयंस जब बढ़ गए तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस आएंगे उतनी ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी। तो ये आप देखेंगे कि जैसे ही हमने बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया है तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जब आपने ना मतलब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल कर दिया है तो वहाँ पे जो हमें मोलर कंडक्टिविटी मिल जाए, कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये है कि हमने बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है। तो उस स्टेट मतलब उस स्टेज पे हम मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब ये कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो हम मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ से नहीं मिलेगी जब आपने बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ ना ये सीधे सीधे जा रहा है, ये इस लाइन पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस लाइन पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि हमें इनफाइनाइट जैसे जैसे कंसंट्रेशन को हम जीरो की तरफ बढ़ा रहे हैं तो हमें वहाँ पर क्या नाम है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है नहीं मिलेगी इस ग्राफ के थ्रू। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि ग्राफिकली आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या कोई और तरीका है मतलब इस वैल्यू को ऑब्टेन करने का? तो इस वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए क्या था, हमारा मतलब कॉल्बशेस लॉ आया था, ठीक है। तो हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले ये चीज़ समझ ली। अच्छा, अगर केसीएल का केस लें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस लें, तो मतलब इनका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का आता है। मतलब क्या नाम है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इनकी कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, इसलिए बढ़ती है, देखो डिसोसिएशन तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग है ही इसीलिए क्योंकि ये नंबर ऑफ आयंस ऑलमोस्ट जैसे ही पानी में जाते हैं नंबर ऑफ आयंस अच्छे से मतलब ऑलमोस्ट जो है डिसोशिएट हो जाते हैं। लेकिन डाइल्यूशन करने से क्या होता है, इनके बीच का जो मतलब इंटर आयनिक जो मतलब इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब बीच में क्या है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं ना, तो क्या होगा, मतलब ये कि जो आयंस के बीच में जो सेपरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आयंस है ना वो इजीली मूव कर पाएंगे। तो जब इजीली मूव कर पाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ना सिर्फ नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वो आयंस कितनी स्पीडली मतलब
मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मोबिलिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी मोलर कंडक्टिविटी का जो बढ़ने का जो रीज़न है वो है इन आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाना, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, इस ग्राफ को मतलब अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ तक हमें एक ग्राफ मिलता है, लेकिन अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेट करके हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल सकती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट वीक की नहीं मिलती, तो इसके लिए कॉलरशियस लॉ आया था, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखना चाहती हूँ तो लैंग्वेज में लिख दूंगी, इसके बाद में फिर कॉलरशियस लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसंट्रेशन। मैंने पहले ही बताया था ना कि हायर कंसंट्रेशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की टूटने की कैपेसिटी है, डिसोशिएट होने की कैपेसिटी है, वो कैसी है, हमारी कम है, ठीक है। हैंस द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब क्योंकि जैसे हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने पर हम जो क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से डेल्टा एम की वैल्यू में चेंज आ जाते हैं, सॉरी डेल्टा की लैम्डा एम की वैल्यू में चेंजेस आ जाते हैं। अच्छा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीपली बढ़ती है। स्टीपली मतलब कि बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे आपने बहुत ज़्यादा वैल्यूशन कर दिया है तो उसमें क्या होता है, एकदम से बढ़ जाती है वो वैल्यू, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की। तो क्या नाम है, एंड डज नॉट रीच अ कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन मतलब स्टीपली बढ़ जाती है, लेकिन मतलब एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं जा पाती है। मतलब कि ये ना, आपने डाइल्यूशन कर दिया, ये बढ़ती जाएगी, मतलब बढ़ती जा रही, बट एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ पाती इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी, ठीक है। अब वो वैल्यू तो तब आएगी ना जब वो जो हमारी जो ये लाइन है ग्राफ की वो इस तरफ को बढ़े, ठीक है, लेकिन वो इस तरफ को नहीं बढ़ी, वो ऐसे ऊपर पैरेलल बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए क्या होता है, हमें एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल पाती, ठीक है। तो इसलिए देयरफॉर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है कांट बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन। अब इस ग्राफ को कितना भी एक्सट्रापोलेट कर लो वो तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हमें नहीं मिल सकती ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू जीरो कंसंट्रेशन। मतलब ये कि अगर हमने ग्राफ को जीरो कंसंट्रेशन पर भी एक्सट्रापोलेट कर दिया तो हमें वो वैल्यू नहीं मिल सकती, हम कर ही नहीं सकते प्लॉट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर सच केसेस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कॉलरशियस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि मतलब हमें जो मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो मिलेगी वो किस चीज़ को यूज़ करेंगे, हम कॉलरशियस लॉ को, ठीक है। अब ये जो लॉ है, कॉलरशियस लॉ है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कॉलरशियस लॉ क्या बोलता है, कॉलरशियस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ठीक है। This law states that at infinite dilution where dissociation for all electrolyte is complete। देखो अब इस लॉ ने क्या बोला है कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तो चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, वहाँ पर डिसोसिएशन क्या होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। और उस कंडीशन में वेयर ऑल इंटरआयनिक इफेक्ट्स डिसअपीयर, ऑल इंटरआयनिक इफेक्ट्स डिसअपीयर का मतलब ये है कि अब कोई भी जो आयन है, मान लो ये आयन है, ठीक है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट होकर ना मूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच का ना बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो चुका है। बहुत ज़्यादा सेपरेशन मतलब क्या, क्योंकि इनके बीच में हमने क्या कर दिया है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा फिल कर दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा आ गया है, ठीक है। तो सॉल्वेंट ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, एक मॉलिक्यूल इधर है, मतलब एक आयन इधर है तो एक आयन बहुत ज़्यादा दूर है, जिसका मतलब एक दूसरे पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो जब इम्पैक्ट ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है कि कोई भी जो आयन है वो इंडिपेंडेंटली मूव करने लग जाता है। आप सोच के देखो, अगर इसके बीच का डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, ये अपना कुछ इम्पैक्ट डालेगा इस पे, ये अपना इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। और ये एक आयन तो है नहीं, ठीक है, इसके चारों ओर और भी नेगेटिव आयंस होंगे, ये ठीक है, ये है ना, और ये, तो ये क्या करेंगे, सब अपना अपना इम्पैक्ट इस पर डालेंगे। तो इसकी वजह से, इम्पैक्ट डालने की वजह से इसकी जो मोबिलिटी है, इसकी जो माइग्रेट करने की टेंडेंसी है, ठीक है, मूव करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है, मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाती है। अब क्या है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गया है, ठीक है,
तो अब ये आयन इधर ना रहकर मतलब बहुत दूर दूर है, तो अब क्या है, ये फ्रीली मूव कर सकता है। तो जब ये फ्रीली मूव कर सकता है तो ये जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी में, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी आयंस अब जो हमारे मतलब डिसोशिएट हुए हैं, अब वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालने में, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन कब आई है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इसलिए हम ये जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, जिसका जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, समथिंग लाइक दैट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, एक कंपाउंड की जिसमें ए एक्स और बी वाई, मतलब ये ए मतलब कैटायन है और मतलब नंबर ऑफ कैटायन है एक्स, ठीक है, और बी एनायन है और उसका नंबर क्या है वाई। तो ये जो है ये कंडक्टिविटी है, ये किसकी है, ए मॉलिक्यूल मतलब ए आयन की वजह से, ये जो कंडक्टिविटी है ये किसकी वजह से है, एनायन की वजह से, और इनका जो नंबर है वो हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, कॉल्ड्रिशस लॉ जो है वो यूजफुल होता है हमारी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसे कैलकुलेट करने में, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, इसमें ना बेसिकली एक डेटा गिवन है किसके लिए, केसीएल सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, केसीएल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन दी गई है और ये कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है और ये मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है। तो 1 2 3 डेटा है हमारे पास, ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन पे, और हमारी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो अलग अलग है और मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका जो ए पार्ट है वो क्या बोल रहा है, व्हाई डज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज दो जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ठीक है। मतलब ये कि हमारी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, जबकि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है। कब, विद डाइल्यूशन, मतलब हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, यानी कि कंसंट्रेशन हम क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, डाइल्यूशन ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होती जा रही है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है, और सेकेंड पार्ट क्या है हमारा इसका, if limiting molar conductivity of KCl is this, calculate degree of dissociation of 0.01 molarity of KCl, ठीक है। मतलब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ए पार्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक सेल लिया, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन को फिल कर दिया और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है। अब जो हमारी कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्मॉल के और एल अपन में ए। एल क्या है, हमारी लेंथ ऑफ सेल, ठीक है, ए इज द एल, ठीक है, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब क्या है कि ना अगर हम देखें यहाँ पर हमारी जो जितनी भी टोटल लेंथ है, मतलब इस पर्टिकुलर लेंथ और एरिया के हिसाब से हमारा इसमें जो सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आई है, ठीक है, मतलब कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस हमने मेजर करी है बाय पुटिंग एल एंड ए वैल्यूज, ठीक है, तो वो हमारी पूरे सॉल्यूशन की हो जाएगी। लेकिन ये क्या है हमारे, अगर मैं इसको देखूं, इसमें आप ना कहीं भी आप ना एक यूनिट क्यूब इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, ये यूनिट क्यूब। तो इस यूनिट क्यूब में हमारी जो है कंडक्टेंस क्या रहेगी, दैट इज योर कंडक्टिविटी, या फिर जिसे हम कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। दोनों ही मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस कि कंडक्टेंस क्या है, ये पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, जबकि ये कंडक्टिविटी क्या है हमारी, सिर्फ और सिर्फ यूनिट क्यूब की हमारी कंडक्टेंस, ठीक है। तो इतना डिफरेंस आप समझ लीजिए। चलिए अब ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब आप ना इमेजिन करिए, पहले सपोज करो वॉल्यूम था हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारी जो इसमें जो कंडक्टेंस आई वो हमारी कितनी थी, ठीक है, मान के चल देते हैं x पर सेंटीमीटर, ठीक है। देखो सपोज करो कि इस यूनिट हमारे क्यूब में हमारे नंबर ऑफ आयंस कितने थे, 9,
ठीक है, सपोज करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारी कंडक्टेंस आ रही थी। अब हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया है, थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर वॉल्यूम की कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक्चुअल में डायग्राम हमारा सही से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने कम रखा है, ठीक है। अच्छा, अब 3 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, 3 यूनिट क्यूब्स बना दीजिए, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ आयंस तो 9 ही है, ठीक है। अब वो 9 जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो आपके 3 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। पहले सिंगल क्यूब में थे वो सारे के सारे आयंस, अब क्या है 3 क्यूब्स में आ गए। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ नंबर ऑफ आयंस कितने रह गए, मान के चलते हैं 3 रह गए। तो अब यहाँ पर जो कंडक्टेंस आएगी वो कितनों की वजह से आएगी, 3 नंबर ऑफ आयंस की वजह से। तो जब हमारे नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा जो कंडक्टिविटी है ऑन डाइल्यूशन क्या हो जाता है, हमेशा डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पर यूनिट हमें एक्चुअल में पर यूनिट वॉल्यूम चाहे कितना भी बड़ा कर दिया हो, लेकिन हमें जो कंडक्टिविटी है वो हमेशा एक सिंगल यूनिट की यूनिट में जो नंबर ऑफ आयंस हैं उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आती है वही मेजर करते हैं, ठीक है। पहले नंबर ऑफ आयंस जो थे वो एक ही यूनिट क्यूब में हम मान के चल रहे हैं, या फिर आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि कम यूनिट सेल में है। अब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट सेल आपने बढ़ा दिए, तो सेम नंबर ऑफ आयंस अब ज्यादा यूनिट सेल्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो पर यूनिट सेल नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। अब देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन होने पर किस तरीके से इंक्रीज होती है। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो डाइल्यूशन होने पर हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो गई, ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है हमारी, ठीक। लेकिन डिक्रीज होने के बाद भी ये मोलर कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, हमारा ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अब ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, तो किसकी चलेगी, तो यहाँ पर जो कप्पा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। मतलब उसके कंपैरिजन में हम देखें तो वॉल्यूम हमारा ज्यादा बढ़ रहा होता है। तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, मतलब किसकी वजह से हमारी इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो अगर हम देखें, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन हमारी कम हो गई है, तो कंसंट्रेशन कम होने से मोलर कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब बिकम्स लेस, ठीक है। मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो अब नंबर ऑफ आयंस मतलब आ रहे हैं अब वो क्या हो गए, कम हो गए। इसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। जबकि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जो कंसंट्रेशन डिक्रीज, जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो टोटल वॉल्यूम है जिसमें हमारे 1 मोल, ध्यान रखना हमारे मोलर कंडक्टिविटी में हमेशा ये जो वॉल्यूम लेते हैं वो 1 मोल का लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, यानी कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, हमारा ज्यादा अमाउंट में बढ़ चुका है। तो भले ही ये हमारी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, लेकिन हमारा जो वॉल्यूम है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बी क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन टू दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है पर्टिकुलर जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसने कितने कौन सी कंसंट्रेशन के लिए निकालने के लिए बोला था, बेसिकली 3 है हमारे पास। उसने बोला था 0.01 मोलैरिटी की जो कंसंट्रेशन है उस पर मतलब आपको कंडक्टिविटी जो है सॉरी जो उस पर जो है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है। तो पहले हम ये मोलर कंडक्टिविटी एट 0.01 डिग्री 0.01 मोलैरिटी कंसंट्रेशन पे कितनी है हमारी 141, इसको लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय में हमारी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जो कि क्वेश्चन में गिवन थी हमें
50, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.94 या फिर 94%। तो ये तो बहुत सीधा सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद ना हमारा जो सी पार्ट है उसको देखेंगे, ठीक है। पार्ट बी है क्वेश्चन में, इफ वी यूज HCl इंस्टेड ऑफ KCl, ये हमारे लिए KCl सॉल्यूशन की मतलब है के लिए डेटा है। अगर हम इसकी जगह HCl यूज करते हैं, देन वुड यू एक्सपेक्ट द मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज टू बी मोर और लेस देन दोज पर KCl फॉर अ गिवन कंसंट्रेशन जस्टिफाई। मतलब ये कि जो KCl की जगह अगर हमने HCl यूज़ कर लिया है तो क्या हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यूज़ हैं उसमें कुछ चेंजेस, मतलब वो ज़्यादा होंगी या कम होंगी, ठीक है, इसी कंसंट्रेशन पे। तो वो उसको आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाइड्रोजन आयन इज स्मॉलर देन पोटेशियम आयन। जनरली क्या है, देखो जो HCl है, बेसिकली पहले हमें ये देखना पड़ता है जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा डिसोशिएट होगा, जब ज़्यादा डिसोशिएट होगा तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, ठीक है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कम डिसोशिएट होगा तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कम होगी। लेकिन यहाँ इस केस में जो हमारा HCl है, ठीक है, और KCl है, ये हाईली मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट ये डिसोशिएट हो जाते हैं। तो यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। तो अब क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी में कुछ चेंजेस आएंगे इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब अगर हम देखें HCl कैसे टूटता है, H प्लस आयन, ठीक है, HCl कैसे टूटता है H प्लस में और Cl नेगेटिव में, KCl कैसे टूटता है पोटेशियम में Cl में। तो क्लोरीन नेगेटिव आयन दोनों में सेम है, इनकी मोबिलिटी भी सेम रहेगी, ठीक है। सिंस स्मॉलर केटायन हायर द कंडक्टिविटी। अब देखो क्या है कि HCl में जो हमें हाइड्रोजन आयन मिला है और इसमें पोटेशियम आयन मिला है, इन दोनों में छोटा कौन है, ये। तो जो ये छोटा है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से भागेगा, ठीक है, यानी कि इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी स्मॉल होने की वजह से। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन अगर हम दोनों की सेम रखें लेकिन फिर भी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो HCl की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन है मतलब जो मतलब H प्लस है, प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। Cl नेगेटिव तो दोनों में सेम है, इनकी मोबिलिटी तो सेम है, लेकिन पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन जो है वो अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारा ज़्यादा साइज में स्मॉल है इन कंपैरिजन टू K प्लस, तो इसलिए इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, इसकी इतनी नहीं होगी। तो कंडक्टिविटी ना सिर्फ नंबर ऑफ आयन्स पे डिपेंड करती है बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हमारे जो आयन्स है वो कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं, ठीक है, कितनी तेज़ी से उनका माइग्रेशन हो रहा है। तो इस वजह से हमारा जो है HCl की मतलब सेम कंसनट्रेशन पे भी HCl की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा वैल्यू देगी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बेसिकली इसमें ना 3 पार्ट्स हैं तो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.02 मोलैरिटी NaOH solution of diameter 1.40 centimeter and length 44 centimeter is 5 into 10 to the power 3 ohm. Calculates its resistivity, conductivity and molar conductivity. देखो ये ना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, सिंपल सा एक कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम बना दिया है, ठीक है। इसमें क्या कर दिया है, क्या नाम है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को फिल कर दिया है, ठीक है। अच्छा ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.02 मोलैरिटी, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 1.40 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारी 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें इसकी रेजिस्टिविटी, इसमें जो सॉल्यूशन फिल कर रखा है हमने, तो उसकी जो इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, वो इतनी वैल्यू है, और इसकी रेजिस्टिविटी, ठीक है, और इस सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। तो इसकी देखो
तो हमारा जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है या जिसे सिंपल कंडक्टिविटी बोलते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/r लेंथ अपॉन में एरिया। तो r की वैल्यू रख दी, l की वैल्यू रख दी, एरिया की वैल्यू हमें नहीं दी है क्योंकि डायमीटर दिया है, तो डायमीटर की वजह से हमने क्या करना है, रेडियस निकालना है और फिर यहीं से हम सर्कल का एरिया, ये जो है सर्कल का एरिया हम निकाल देंगे, ठीक है। पाई और आर स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू आई है 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम यहाँ रख देंगे तो हमारी जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिंपल कंडक्टिविटी हमारी कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। फिर इसके बाद में हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी हमारी जो है कैसे निकाली जाती है, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वैल्यू आएगी इसके रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू पता लग जाएगी। इसके बाद आता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में जो कंसंट्रेशन है, हमारी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.02, ठीक है। तो पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू, ठीक है, और फिर कंसंट्रेशन। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें आगे और क्या है, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सेकंड पार्ट क्या है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको सेल के बारे में बताना है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, निकल और सिल्वर के बीच में हो रही है। इसके बाद आपको क्या करना है, फर्दर शो विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज और द कैरियर्स ऑफ द करंट इन आउटर सर्किट, ठीक। पहले तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है और फिर इसके बाद बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। और फिर हमें आउटर सर्किट में जो करंट कैरी कर रहे हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल सा जो है ये जो रिएक्शन हो रही है इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। देखिए, सेल रिप्रेजेंटेशन करते टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पार्ट को पहले लिखते हैं, रिडक्शन वाले पार्ट को हमेशा बाद में लिखते हैं। अब ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसका बढ़ जाना, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ता कैसे है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है दैट मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और जहाँ पे हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो वहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक। तो आप देख लीजिए, जैसे निकल है इसके ऊपर जो न्यूट्रल है ना यहाँ पर, अभी मतलब ये एटम है तो इसके ऊपर जो चार्ज कितना आएगा, 0, और सिल्वर के ऊपर तो +1 है ही, और यहाँ पर जो है सिल्वर जो एटम है मतलब न्यूट्रल है तो इसलिए 0 चार्ज और निकल 2+ बना रहा है। तो देखिए आप यहाँ से समझ सकते हैं जो कि निकल है यहाँ 0 से 2+ पे जा रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है सिल्वर पे क्या हो रही होगी, रिडक्शन, ठीक है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बीच में सॉल्ट पिच और सिल्वर प्लस से सिल्वर, तो दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम इसके ना सेकंड पार्ट मतलब जो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है वो विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ने क्या करा है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले डायग्राम ले लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करा है कि सोल्यूशन फिल करा निकल का, और रॉड लगाई निकल की और सर्किट से जोड़ दिया है, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है, यहाँ पे सिल्वर सोल्यूशन फिल करा है, सिल्वर की रॉड लगाई है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि रिएक्शन हो रही है, देखो अभी हमने देखा कि निकल पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो निकल पे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, निकल जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये रॉड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से इधर आएंगे, ठीक है। और ये सिल्वर प्लस जो आयंस पड़े हैं यहाँ पे सोल्यूशन में, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे तो ये यहाँ पर सिल्वर की फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएंगे। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे इसे ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर अट्रैक्ट होगा, जहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्या नाम है, यहाँ पर अगर हम मैं इसे पॉजिटिव से लिख दूँ, ठीक है, और इसे किससे लिखना पड़ेगा मेरे को, नेगेटिव।
तो इस तरीके से हमारा जो है डायग्राम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी आप थोड़ा सा ऐसे भी याद कर सकते हैं, एनोड जहाँ पर हमारा, सॉरी कैथोड जहाँ पर हमारी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन, एडिशन ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन मतलब कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे इसलिए कैसा चार्ज आ रहा है, मतलब हाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जबकि एनोड पे हमारा कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। तो आप देख लीजिए रिडक्शन किसकी हो रही है, सिल्वर की। तो सिल्वर हमारा जो कौन सा इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिवली चार्ज की तरह बिहेव करेगा, हमारा सिल्वर का, ठीक है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है सिक्स्थ का, द कैरियर्स ऑफ करंट इन आउटर सर्किट, हमें मतलब बताना है कि जो आउटर सर्किट है उसमें जो करंट के जो कैरियर्स है वो कौन है, ठीक है। देखिए पहले इस डायग्राम को, ये जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, देखो इसमें क्या है कि ना, ये जो आउटर सर्किट है वो क्या है, इनर सर्किट क्या है वो समझते हैं, ठीक है। आउटर सर्किट होता है हमारा वायर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और जो इनर सर्किट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और ये सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये हमारा इनर सर्किट कंप्लीट करते हैं, और आउटर सर्किट में हमारा ये वायर और गैल्वेनोमीटर वगैरह होता है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ये जो निकल एटम है, मतलब यहाँ पे जो रॉड लगी है, इसे क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करना है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस बढ़ाता चला जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव आयंस जो बढ़ रहे हैं ये क्या करेंगे, क्योंकि इनका पॉजिटिव चार्ज है, और क्या है यहाँ पर जो एनोड है इस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब सिंबल है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि ये पॉजिटिव आयंस, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे थोड़ी सी देर में, अगर ये सॉल्ट ब्रिज ना हो, ठीक है। तो ये जब एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, अब ये क्या करेंगे, इन निकल रॉड में से इलेक्ट्रॉन को मतलब इजीली रिमूव आउट नहीं कर पाएंगे। तो रिमूव आउट नहीं कर पाएंगे तो इसलिए क्या करेंगे, तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या करता है, नेगेटिव आयंस को यहाँ पर भेज देता है, ताकि जो हमारे एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है, अगर ये नहीं होगा तो ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, जो यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, वो उसका रिलीज होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और आगे चल के रिएक्शन बंद हो जाएगी, यानी कि फ्लो ऑफ करंट जो है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन में से पॉजिटिव आयंस निकलकर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सिल्वर मेटल बना रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से आयंस बचेंगे, नेगेटिव आयंस बचेंगे, नेगेटिव आयंस बचेंगे। तो अब नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, इसकी तरफ एक्यूमुलेट होने लगेंगे, ठीक है, कैथोड की तरफ। अब ये एक्यूमुलेशन ना हो इसके लिए सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस को भेज देता है ताकि ये न्यूट्रल रहे। तो इस तरीके से इनर सर्किट को सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट करता है, जबकि आउटर सर्किट को ये वायर कंप्लीट करता है। अब आउटर सर्किट में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, जबकि सॉल्ट ब्रिज में मतलब जो इनर सर्किट है इसमें किसका फ्लो हो रहा है, आयंस का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ जो मतलब इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से क्या आ रहा है, करंट डेवलप हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आउटर सर्किट में जो करंट के जो कैरियर्स है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अकाउंट फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। क्या बोल रहा है ये, हमारा जो एसिटिक एसिड है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है ऑन डाइल्यूशन। तो पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे। देखिए डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन कम कर दी है हमने, ठीक है, हमने वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो हमारी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। और ये है वीक एसिड, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टिविटी जिसे हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं, कप्पा बोलते हैं इसे, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या, कि सपोज करो हमारा एक क्यूब है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है, हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, ठीक है। तो हमारे यूनिट वॉल्यूम में
हमारे यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि क्या नाम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में हमारी जितनी भी कंडक्टेंस आएगी, अगर मैंने इसे मतलब एक ऐसे इलेक्ट्रोड, मतलब इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इसकी जो कंडक्टेंस आएगी वो हमारी क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि नंबर ऑफ कंडक्टिविटी आती किस लिए है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे, उन्हीं की वजह से ऑब्वियस सी बात है कंडक्टेंस आएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस, सपोज करो पहले नॉर्मल आपने जो कंडीशन थी उसमें आपने क्या लिया था, इसमें नंबर ऑफ आयंस मान के चलते हैं 10 थे, ठीक है, तो उसमें कंडक्टिविटी आ रही थी कुछ, ठीक है जी। अब क्या करा है कि सॉल्यूशन को क्या कर दिया आपने, डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है। तो डाइल्यूट करने से क्या हो जाएगा, डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि जो हमारा न्यू वॉल्यूम है, सपोज करो न्यू वॉल्यूम, पहले हमारा वॉल्यूम कितना था 1, तो न्यू वॉल्यूम हमारा कितना हो गया है 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि 10 ml हो गया है। तो अब आप इमेजिन करिए कि जो हमारी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, सपोज करो कि ना मैंने ना अब यहाँ पर ना 10 नंबर ऑफ क्यूब्स बनाने हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे 10 नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है, बनाऊंगी नहीं वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ना 10 क्यूब्स आ गए, ठीक है। अब पहले देखो नंबर ऑफ आयंस तो आपने चेंज नहीं करे ना, क्योंकि डाइल्यूशन पे सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा है, नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस तो 10 है हमारे पास, पहले एक ही क्यूब में थे, ठीक, अब क्या हो गया 10 क्यूब्स बना दिया आपने, ठीक है, 10 ml हो गया ना सोल्यूशन, तो 10 क्यूब्स बना दिया आपने, ठीक। जो अब हमारे क्या है 10 क्यूब्स हैं, अब जो 10 नंबर ऑफ आयंस थे अब वो पूरे के पूरे 10 क्यूब्स में फैल चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारे जो एक यहाँ पर ये जो एक क्यूब आएगा इसमें जो नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं ना वो दूर दूर भी हो जाते हैं, सेपरेट भी होते हैं, मतलब काफी उनके बीच में डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो पहले 10 जो आयंस थे वो एक सिंगल यूनिट में आ रहे थे, अब वही 10 आयंस 10 अलग अलग क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में हमारे नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए हैं, कम हो गए, ठीक है। अब इस यूनिट सेल को मैं बना दे रही हूँ दोबारा से, ठीक है। अब ये वाला यूनिट सेल इमेजिन कीजिए, अब इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए हैं, मान लो 3, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए हैं 3, ठीक है। तो अब इसमें जब कंडक्टेंस मेजर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जब नंबर ऑफ आयंस ही हमारे कम हो गए हैं, ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारी क्या हो जाती है, जब भी क्या नाम है डाइल्यूशन करने पर, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन करने पर हमारी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अभी अगर आप इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसे कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ आयंस कैरिंग करंट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ऑन डाइल्यूटिंग टू इलेक्ट्रोलाइट्स A and B then molar conductivity of A increases 25 times while that of B increases by 1.5 times। पहले इसका मीनिंग समझेंगे, हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं A and B, ठीक है। अच्छा, उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके बारे में बताया गया, जैसे ए जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई है 25 टाइम्स, ठीक है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बी इंक्रीजेस ओनली बाय 1.5 टाइम्स। विच ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइट्स इज स्ट्रॉन्ग। अब आपको ये बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। जस्टिफाई योर आंसर ग्राफिकली। तो पहले तो ये बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, दूसरा आप ग्राफिकली आप मतलब ड्रॉ करके आप उसे बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, पहले तो इनके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो पानी में जाते ही डिसोशिएट हो जाते हैं और ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पानी में डिसॉल्व होते जब होते हैं तो वो डिसोशिएट तो होते हैं,
ठीक है, आयनाइज तो होते हैं बट वो मतलब कंप्लीटली नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब क्या होता है, डाइल्यूशन करने पे जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ एक, ठीक है, और यहाँ पर वीक दूसरी तरफ, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस नो डाउट बढ़ेगी, मतलब सॉरी मोलर कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगी। लेकिन क्यों बढ़ेगी, देखिए इसका रीजन समझ लेते हैं। देखो, मान लो सपोज करो कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट था, ये डिसोशिएट हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट हो चुका है, ठीक है। हमें मतलब काफी जो होता है ना प्रॉपर अमाउंट में हमें यहाँ पे आयंस देखने को मिल रहे हैं। तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, देखो कंडक्टेंस जो डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड तो करती है, लेकिन इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हमारे जो आयंस है वो कितनी जल्दी मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, उनकी मोबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। नंबर ऑफ आयंस तो बहुत ज्यादा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, लेकिन क्या होता है इनकी जो मोबिलिटी है, जैसे आपने क्या करा, ये हमारा, ठीक है, ये हमारे आयंस हैं। अब आपने क्या करा है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के अगर मतलब अब आपने डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन करने से क्या हो जाता है, यहाँ इसके चारों ओर क्या हो गए सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा डाइल्यूशन करने पे, ये आयंस जो है वो एक दूसरे से काफी दूर होते चले जाएंगे। मतलब ये है कि इसका इम्पैक्ट इस पे खत्म हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट इस पे खत्म हो जाएगा, और ये इसके चारों ओर सिर्फ ये एक आयन नहीं होगा, इसके चारों ओर मतलब बहुत सारे आयंस होंगे जो इसे घेरे होंगे। सिमिलरली इसके चारों ओर भी सारे पॉजिटिव आयंस होंगे जो इसे घेरे होंगे। अब क्या हो कि उन आयंस को क्या कर रहे हो, आप दूर दूर कर रहे हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा दूर करोगे आप क्या हो जाएगा, आपकी कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसको ना हम ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एक ना हमारा ना मतलब पतला सा रोड है और उसमें ना 10 गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखिए, पतला सा रोड है, पतला सा रोड है, ठीक है, और यहाँ पे 10 गाड़ियां यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पर आपने रख दी, ठीक है, और वो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे 10 गाड़ियां और उन्हें जाना है। तो ऑब्वियसली बात है वो मतलब उनके लिए स्पेस कम है, तो वो क्या करेंगी, इतनी स्पीड से नहीं भागेंगी। वही अगर आपने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा रोड को क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया, तो अब जो 10 गाड़ियां हैं वो क्या हो जाएंगी, बहुत तेजी से भागेंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर कर दिया आपने, क्या कर दिया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने की वजह से मतलब करने से क्या हो जाएगा, ये आयंस को ज्यादा जगह मिल रही है, ठीक है, वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के इम्पैक्ट से अब अलग है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ज्यादा जगह मिल गई उन्हें भागने की, तो इस वजह से इनकी जो मोबिलिटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कंडक्टेंस बढ़ती है वो हमेशा मोबिलिटी की वजह से, मतलब उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। और स्पीड ज्यादा क्यों हुई है, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल मतलब अनअफेक्टेड हो जाता है। इनके बीच में जो मतलब ये एक दूसरे को अफेक्ट करना बंद कर देते हैं, इनके बीच का बेसिकली इंटरआइडिंग डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक। तो ये तो है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इससे क्या हो जाएगा, हमारे जैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ ये, ठीक है, ये हमारे आयंस इतने ज्यादा नहीं बन पा रहे हैं, तो लेकिन डाइल्यूशन करने से क्या हो जाता है, हमारे नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो ज्यादा डिसोशिएट होने लग जाते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी कंडक्टेंस बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी कंडक्टेंस बढ़ेगी, लेकिन दोनों में जो कॉज है, जो दोनों का रीजन है वो डिफर है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, उनकी मोबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इस केस में क्या है, आपका जो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। मान लो सपोज करो पहले ये 10 थे, ठीक है, दोनों मिला के, अब क्या हो गया, डाइल्यूशन करने पर ये कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है जो कंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करती है ना, तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो गए तो इसलिए कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इनकी बढ़ जाएगी, मतलब मोलर कंडक्टेंस इनकी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये चीज तो आपको पहले क्लियर हो गई है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों की कंडक्टेंस बढ़ेगी, लेकिन दोनों की जो बढ़ने की जो मतलब जैसे कहते हैं एक्सटेंट है वो क्या है, हमारी डिफर करेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भले ही हमारे हम कह रहे हैं कि सेपरेशन बढ़ गया है और आराम से जो आयंस है वो इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है,
मूव कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी बहुत ही ज़्यादा स्लोली बढ़ेगी। जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसी वजह से उसमें जो कंडक्टेंस बढ़ेगी डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के, तो वो कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो अभी आपने देखा क्वेश्चन में कि एक तो हमारा जो डाइल्यूशन है उसकी कंडक्टेंस कितनी बढ़ रही है, हमारी 25 टाइम्स हो गई है, ठीक है, जी से भी नोट करते हैं, और एक की कितनी हो रही है, 1.5 टाइम। तो आप ना अंदाजा लगा सकते हैं 1.5 टाइम किसके लिए होगी, वो होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। जबकि जो हमारी 25 टाइम्स जो हमारी कंडक्टेंस बढ़ रही है वो किसके लिए होगी, हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो ये पहले तो ये रीजन सारा समझ में आ गया। अब इसको ना हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन। मैंने बताया था ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ेगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, लेकिन स्लोली बढ़ेगी डाइल्यूशन पे, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ बिकॉज देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस बढ़ ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोशिएट है वो, ठीक है। वेयर इज मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस वेरी रैपिडली। जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्पीडली बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस ऑन डाइल्यूशन बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि जो बी है हमारा वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ए जो है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम ऐसे करेंगे कुछ, देखिए ये है हमारा कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट और मोलर कंडक्टेंस के बीच का ग्राफ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस कुछ ऐसे, मतलब लीनियर फॉर्म में, और देखो बहुत ही स्लोली चेंजेस आ रहे हैं। जबकि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो अगर हम उसको ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। देख रहे हो कि हमारी इस इतने मतलब कम कंसंट्रेशन, मतलब ये डाइल्यूशन इतना करने पर हमारी कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, बी, और ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। क्या है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इफ मोलर कंडक्टिविटी एट अ कंसंट्रेशन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ acetic acid are 48 Simon centimeter square per mole and 400 Simon centimeter square per mole respectively। मतलब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, एसिटिक एसिड की, और जिसमें हमें जो मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दी हुई है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, तो हमें सिंपल उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो देखिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला है सिंपल सा, अगर आप देखेंगे वो क्या होता है हमारा, अल्फा और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हमारी जो मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी है एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन वो कितनी गिवन है हमें, 48, और जबकि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो हमें कितनी गिवन है, 400 रहेगा। ये तो बहुत इजी न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो सॉल्व होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलैरिटी एसिटिक एसिड इज 7.8 into 10 raised to the power minus 5 Simon per centimeter. Calculate its degree of dissociation if its limiting molar conductivity for acetic acid is 390 Simon centimeter square per mole। देखिए सबसे पहले ना क्या होता है कि कंफ्यूजन तो हो ही जाती है, जब हम देखो पेपर में करते हैं तो हमें बहुत सारी कंफ्यूजन आती है, फॉर्मूला ऐसे मतलब ऐसे घूम रहे होते हैं दिमाग में, कौन सा फॉर्मूला क्या करना है, मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, जो जो चीज़ें पहले गिवन है पहले उसके बारे में हमें लिखना है सही तरीके से। अब देखो यहाँ पर ना ध्यान देने वाली बात है कि आपको मोलर कंडक्टिविटी नहीं दी गई है, आपको क्या दी गई है, सिंपल कंडक्टिविटी, यानी कि आपको के की वैल्यू दी गई है, और कितनी दी गई है, 7.8 into 10 raised to the power minus 5
साइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन दी गई है, ठीक है। कंसंट्रेशन कितनी है? 0.001 मोलैरिटी, ठीक। तो पहले तो आप इस कंसंट्रेशन पे आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। पहले ये चीज तो मतलब ये सबसे पहले ये ना अपने दिमाग में इस चीज को क्लियर कीजिए कि आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी गई है और आपको कंसंट्रेशन दी गई है, आपको जो है मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। जबकि आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो पहले आप लिख लीजिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितनी दी गई है? 390, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है आपको? लिमिटिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो पहले तो ये डेटा जो गिवन है ना, पहले आपको एग्जाम में हमेशा इसको पहले लिखना है, तो इसके भी मार्क्स भी मिलते हैं और हमें क्लैरिफाई भी हो जाता है कि किस तरीके से हमने ये डेटा को यूज डेटा को यूज करना है ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमें ये डेटा मिला हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी थी? 7.8 10 की पावर -5, ठीक है। और आपकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.0001, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 7.8, ये इसका डेसिमल हटाएंगे 30, ठीक है। ये 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 5, तो ये कितना रह जाएगा? 10 रह जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है। तो अभी आपने देखा जब आप ना इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 7.8 इंटू 10 की 10 और साइन सेंटीमीटर पर मोल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है अल्फा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ये, ठीक है। तो ये कितनी गिवन है आपको? अगर देखो, और ये कितनी गिवन थी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे ये, और तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? अल्फा की वैल्यू आएगी 1/5, जिसे आप 0.2 या फिर 2% भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अगेन जैसे जो डेटा गिवन होता है पहले वो अच्छे से लिख लिया करो उसे। फिर क्या होता है, कई बार क्या होता है हमें डायरेक्ट चीज़ें नहीं होती, हमें इनडायरेक्ट चीज़ें दी होती हैं, तो हमें क्या करना होता है उन इनडायरेक्ट चीज़ों से ही हमें अपने फॉर्मूले वाली चीज़ें यूज़ कर निकालनी होती हैं। फिर हमें फॉर्मूला जो है वो रखना होता है और फिर हमें सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है।